आपको सीधे ले चलते हैं। जी रीजनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र बातचीत कर रहे हैं बीएसएनएल के एमडी के साथ। पेरेंट्स किया करते हैं, हम लोग शायद नहीं सोचते हैं, पर क्योंकि पेरेंट्स, पिताजी, माताजी, वो लोग हमेशा सोचते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे बढ़े, तो वो हमेशा ये सोचा करते थे कि जिस डिपार्टमेंट में हो, मैं चाहता हूँ कि आप उस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पर पहुँचो। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि या ब्लेसिंग्स है कि आज मैं इस पद पर पहुँच सका। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, तो पेरेंट्स ने ज़रूर सोचा था। तो आईएएस आईपीएस में जाने का मन नहीं हुआ कभी उस समय? नहीं, देखिए वहाँ पर उस समय जो एग्ज़ाम्स दिए जाते थे, तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी दिया जाता था और सिविल सर्विसेज का भी दिया जाता था। तो सिविल सर्विसेज के भी कुछ एग्ज़ाम्स हमने उसमें अटेम्प्ट किया था, परंतु उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। इंदिरा गांधी जी का उस समय डेथ हो गई थी, तो हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए और उसमें उसका तारतम्य बिगड़ गया, तो वो तो रास्ता अधूरा रह गया, पर ये वाला इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला आगे बढ़ गया। तो 35 साल के कैरियर में सीएमडी तक कैसे पहुंचे धीरे धीरे? देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत तो की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। जैसे ही कॉलेज पास किया तो उस समय कंप्यूटर का युग शुरुआत हो रही थी और ऐसी इच्छा हो रही थी कि कहीं कंप्यूटर्स के ग्रुप में काम किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जब मुझे सबसे पहले नौकरी मिली तो बड़े खुशी खुशी मैं वहाँ गया और वहाँ पर मैंने 2-2.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन का जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और फिर यहीं पर धीरे धीरे एसडीओ फ़ोन से लेकर के डिविज़नल इंजीनियर से लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। बीच में एक 5 साल का एक ऐसा समय आया कि जब मुझे ज़िम्बाब्वे भी जाना पड़ा, तो वहाँ पर भी जाके मैंने ज़िम्बाब्वे में भी अपनी टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं दी। ज़िम्बाब्वे उस समय नया नया स्वतंत्र हुआ था और वो टेलीकम्युनिकेशन के विषय में डेवलप कर रहा था, तो हम लोग वहाँ जाके उनकी दूरसंचार की सेवाएं प्रदान करते थे, उनको कंसल्टेंसी देते थे। तो एक 5 वर्ष की अवधि वो भी आई। फिर डीओटी, फिर डीटीएस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, फिर बीएसएनएल, इस तरह से आते आते आज बीएसएनएल में मैं पहुँच पाया। तो ये जो सीएमडी का आपका असाइनमेंट मिला, तो क्या मेरिट से हो गया और समबडी प्लेड एज ए गॉडफादर? अब मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब था, मैंने बहुत प्रयास करता था। ये जो सिलेक्शन होता है ये पीएसईबी के थ्रू होता है और जब भी कोई भी इंटरव्यू के लिए निकलती थी, वांट निकलती थी, तो मैं उसमें अप्लाई करता था और हमेशा उसमें असफल हो जाता था। ऐसे 10-12 इंटरव्यू देने के बाद एक बार मैंने सोचा, जब मैं अजमेर में पदस्थ था, तो वहाँ मैंने सोचा कि अब इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लगता है कि इस इंटरव्यू में हमेशा उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनकी कोई पहुंच होती है, जिनका, जैसा आप कह रहे हैं, गॉडफादर होता है। तो उस समय मैं इंटरव्यू देने जब आया तो मैंने सोचा कि अब ये मेरा अंतिम इंटरव्यू है और इसको इंटरव्यू मैं दूंगा तो बड़े खुल के दूंगा और परवाह नहीं करूंगा कि सामने कौन बैठा है, कैसा प्रश्न पूछ रहा है। और जब जो 10-12 इंटरव्यू में नहीं हो पाया, अंतिम इंटरव्यू में जब देने मैंने गया तो फिर मेरा बोर्ड में सिलेक्शन हुआ मोबाइल सर्विसेज के डायरेक्टर के हैसियत से। और उसके 1 वर्ष के बाद फिर सीएमडी का जब इंटरव्यू निकला तो उस समय भी इस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया और फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। तो आई थिंक मेरिट हैज़ प्लेड इट्स पार्ट एंड दैट probably ascertains that in this system merit has its role to play। हमारे तो परिवार में ना कोई राजनीति में है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना लॉ में है। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, तो ऐसा कोई गॉडफादर हम लोगों का था नहीं। तो टेन्योर कब तक है सीएमडी का? मेरा अभी 2 वर्ष और बाकी है टेन्योर। तो अभी तक का जो टेन्योर रहा है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका बीएसएनएल में क्या रहा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बीएसएनएल जिसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और 2002 में हम लोगों को मोबाइल का लाइसेंस मिला था और फिर हम लोगों ने जब मोबाइल की सेवाएं शुरू की तो उस समय तो भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाएं बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही थी। लोग क्यू लगाते थे हमारे सिम को प्राप्त करने के लिए और 2002 से 2006 के बीच में बहुत तेज़ी से विकास हुआ बीएसएनएल का एंड वी बिकेम नंबर 1 ऑपरेटर इन द कंट्री। फिर 2006 से 2012 के बीच में एक ऐसा अवसर आया कि किन्हीं कारणोंवश हम लोग इक्विपमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाए, तो सारे प्राइवेट ऑपरेटर धीरे धीरे करके हमसे आगे निकल गए। 2012 में हम लोगों ने अपना जो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला था फिर से शुरू किया
और फिर जब उसी के दौरान मैंने फिर भारत संचार निगम लिमिटेड में बोर्ड में कमान संभाली, और तब उसके बाद फिर से BSNL को धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास किया।